नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। देखिए, हमारे देश की सिक्योरिटी में, हमारे देश की सुरक्षा में केवल CAPF या हमारे जो सेनाएं हैं तीनों, उन्हीं का ही योगदान नहीं है। वो ऐसे बल हैं जो आपको बाहर से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास अपनी एक वर्दी होती है, उनके पास अपना एक ड्रेस होता है, एक कार्य करने का तरीका होता है जो आपको विजिबल हो जाता है। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा में बहुत सारी खुफिया एजेंसीज भी काम करती हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके कार्य करती हैं, जिनके एम्प्लॉय, जिनके कार्मिक आपको सामान्य दृष्टया अगर आप देखोगे तो आपको पहचान में नहीं आएंगे। आम नागरिकों की तरह आम कपड़ों में, आम वेशभूषा में रह करके वो देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। उनके कार्य की प्रवृत्ति इसी तरीके की है कि वो खुलकर के सामने नहीं आ सकते हैं। तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इसी तरीके की एक संस्था है। इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, कैसे आगे बढ़े, उस पर आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 33, आर्टिकल 33। अब इस आर्टिकल 33 के माध्यम से संसद के पास एक पावर है कि संसद चाहे ना तो वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किन के मौलिक अधिकार? संसद जो ना मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। किन के मौलिक अधिकारों पर? हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, या इनको हम सुरक्षा एजेंसी कहें ज्यादा अच्छा रहेगा, सुरक्षा एजेंसीज है ना, हमारे सैन्य बल, CAPF एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि देश की सुरक्षा में लगे हुए सभी बलों, सभी एजेंसीज के कार्मिकों के मौलिक अधिकारों की कटौती कर दी जाती है। जिस तरीके से एक आम नागरिक के पास सामान्यतः सारे मौलिक अधिकार साधारण परिस्थितियों में उपलब्ध रहते हैं, ऐसे इन सब एजेंसीज के पास अधिकार उपलब्ध नहीं होते। जैसे कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हम सबके पास है, हम कुछ भी बोलते हैं, सभी की अपने अपने विचार रखते हैं, प्रकट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सभी के पास ये अधिकार नहीं होता है। उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एक लिमिटेशंस के साथ वो उनको दिया जाता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर इनको अभिव्यक्ति की आजादी दे दी गई तो देश की सारी खुफिया जानकारियां जो हैं वो लीक हो जाएंगी और देश की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा जो है यहां से उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में, प्रतिबंध में काम करने वाली जो संस्था है, सबसे ज्यादा जो खुफिया तौर पर कार्य करती है वो है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। बहुत ही खुफिया तौर पर एकदम काम काज करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया और अपना काम जो है ये बेहतर तरीके से अंजाम दे जाते हैं। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1887 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि बहुत पहले ही स्थापना हो चुकी थी।
हमारी जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनमें से सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है। इसके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उसको डायरेक्टर बोला जाता है, वो भी एक सीनियर जो है वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उनकी जिंदगी आगे बड़ी आसान है, बड़ी मजेदार है। हर जगह जाएंगे तो राजा मतलब हेड बन करके रहेंगे। तो आपको यहां पर भी चांस मिल सकता है कि आप आईबी के डायरेक्टर बन जाएं। इसकी स्थापना का कारण क्या था समझिए। उस टाइम तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। प्रशासनिक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय इसकी ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण करता है। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसका कंट्रोल इस पर देखने को मिलता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है और आंतरिक सुरक्षा किसका विषय है, गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वो डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें भर्ती रिक्रूटमेंट की भी बात करें तो दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक तो डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती होती है। आपने कई बार इनके फॉर्म निकले होंगे कि आईबी, देखे होंगे न्यूज में कि आईबी के फॉर्म निकले हैं। अलग अलग तरीके के डेजिग्नेशन उनमें होते हैं, ACIO1, ACIO2, DCIO1, DCIO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से टेक्निकल नाम उनके कुछ कुछ होते हैं। तो एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट लगभग सब इंस्पेक्टर के लेवल तक की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है। और दूसरा होता है डेप्यूटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर। दूसरे जो CAPF के जो बल हैं या पुलिस के जो कार्मिक हैं, वहां से लोग अच्छे अच्छे बेहतर कामकाज वाले सक्षम लोगों को डेप्यूटेशन पर यहां पर बुलाया जाता है आईबी में, और उनको डेप्यूटेशन पर ला करके प्रतिनियुक्ति पर उनको यहां पर बेहतरीन जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उनसे बहुत अच्छे से काम जो है लिया जाता है। अब इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय 19वीं सदी जब चल के का जब वो अंतिम चल रहा था, 20वीं सदी प्रारंभ होने वाली थी, तो उस समय अंग्रेजों को इस चीज का खतरा था कि कहीं रूस अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर हमला ना कर दे। आपको मैं मैप दिखाता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि ये मैप जो है हाल फिलहाल का है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जरूर जाएगा कि रूस उस समय क्या था। उस समय सोवियत संघ नहीं बना था, सोवियत संघ 1917 में बना था, उसके गणराज्य एकजुट होकर के। यहां पर अफगानिस्तान, ये उस मान करके चलिए कि हम 1880 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पाकिस्तान नहीं था। ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा भारत था, एक ही भारत का पड़ोसी देश था अफगानिस्तान, पड़ोस में अफगानिस्तान लगता था। और उसके अंदर रूस जो है वो बार बार हस्तक्षेप करता रहा था, इंटरफेयर करता रहता था, सैनिकों की तैनाती करता रहता था, उसका हित यहां पर था। अब ऐसे में ब्रिटिश भारत के ऊपर रूस अफगानिस्तान के रास्ते से हमला ना कर दे, इस चीज की जानकारी या इस चीज पर निगरानी रखने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए इनको जरूरत थी एक ऐसी एजेंसी जो यहां पर जाकर के जासूसी करे अफगानिस्तान में और खुफिया सूचना जुटाए, वहां के उन पर जो रूस के सैनिक हैं उन सैनिकों के पर जानकारी रखे, उन पर नजर रखे और वो पता करके बताए कि क्या उनकी प्लानिंग है। तो इस उद्देश्य से आईबी का गठन जो है किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन इस वो था कि कहीं उत्तर पश्चिम की ओर से ब्रिटिश भारत पर रूस आक्रमण ना कर दे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आजादी के बाद से ही आप देखोगे ये पूर्ण रूप से फिर भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से इसका सर्वे सर्वा जो है वो होता है। स्टार्टिंग के समय क्या होता है, हुआ जब आजाद हुए हम, आजाद होने के बाद आईबी ने दोहरी भूमिका निभाई। दोहरी भूमिका किस तरीके से, इस चीज को समझिएगा। जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारे पास एक ही खुफिया एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आजादी के बाद से लेकर के 1968 तक देश से बाहर की खुफिया जानकारियां एकत्रित करना और देश के अंदर की खुफिया सूचनाओं तक पहुंच बनाना, इन दोनों का ही काम आईबी का था। तो यानी कि प्रारंभ में आईबी जो है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखा दिया था। अगर हम इसकी बात करते हैं कार्य की, तो आजादी से लेकर के 1968 तक ये देश की बाहरी
व आंतरिक, दोनों तरीके की खुफिया एजेंसीज की भूमिका जो है इसने निभाई। लेकिन यहां पर समस्या क्या हुई, इस चीज को समझिए। समस्या यह हुई कि 1951 से 1968 तक, जब तक ये भारत की आंतरिक और बाहरी खुफिया एजेंसी रही, तो 1962 और 1965 दो युद्ध हो गए। उन दोनों युद्धों के कारण भारत की हालत बहुत पतली हुई। एक युद्ध हम हार गए 1962 का, 1965 का हम जीते, लेकिन युद्ध का परिणाम कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन आम जनता पर, देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो उस समय आईबी की यह जिम्मेदारी थी कि वो पता लगाता विदेशों में किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है और भारत के ऊपर हमला करने के लिए क्या क्या प्लान बनाए जा रहे हैं, कहां से हमला होने वाला है। तो इनको जानकारी तो थी, लेकिन सटीक जानकारी नहीं थी, क्लियर एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सारी चीजें नहीं पता थे। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है इन मामलों में। तो इसको माना जाता था कि इस टाइम के दौरान कहीं ना कहीं आईबी की चूक रही। तो उसके कारण तलाशे जाने लगे कि आईबी की चूक क्यों हुई। तो यह समझ में आने लगा कि आईबी के ऊपर बहुत अत्यधिक कार्यभार था। आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, आंतरिक गुप्तचर एजेंसी सूचना एकत्र करना और विदेशों में जासूसी करना और वहां पर निगरानी रखना, ये दोनों ही स्पेशलाइज्ड काम है और इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। और इन दोनों के लिए ही एक ही एजेंसी बनाए रखने से काम ढंग से हो नहीं पाएगा, एक अलग एजेंसी बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए 1968 में एक तरीके से इसका विभाजन हो गया, दो हिस्से हो गए। और 1968 के बाद से ये केवल भारत की आंतरिक एजेंसी बनकर के रही, आंतरिक एजेंसी बन गई। इसके बाद से अब इसका काम है पूरे भारत के अंदर जितने भी तरीके की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरे हैं उनकी जानकारियां जुटाना, जासूसी करना, ठीक है, देश विरोधी घटनाओं का पहले ही पता लगा करके बताना। तो ये काम जो है आईबी अब करती है। 1968 में जब इसका विभाजन हुआ तो एक नई संस्था का गठन हुआ जिसको रा बोला जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और उसको बाहरी खुफिया सूचनाएं एकत्र करने का जो है काम दे दिया गया। अब आपको जान करके ये हैरानी होगी कि ये एक ऐसी संस्था है जिसका देश के विकास में, देश की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसने निभाया है। लेकिन उसके बावजूद इसके कार्मिकों को वो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आप सीएपीएफ या हमारी सैन्य बलों के कार्मिकों को देखते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि इनके कार्य का नेचर वो ऐसा ही है कि इनको बिल्कुल खुफिया रह करके कार्य करना है। ये किसी भी चीज को सामने प्रकट नहीं कर सकते, किसी सूचना वो भी प्रकट नहीं कर सकते। इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरीके से की जाती है। मैं बताता हूं, मेरे पापा जो हैं, फादर जो हैं, वो भी आईबी में ही रहे हैं और अभी आईबी में हैं, अभी भी वर्किंग हैं, ऑफिसर हैं वो। तो मैं अपनी बचपन की चीजें बताता हूं। हमें याद है कि कई बार हम 2-2, 3-3, 4-4 साल तक के लिए तरस जाते थे कि पापा भी है क्या, कोई कहां है पापा। मतलब इनकी इस तरीके से ड्यूटी लगाई जाती थी। अब ये लोग तो बताते नहीं, लेकिन इनकी इस तरीके से लगाई जाती थी, 3-3, 4-4 महीने के, साल के लिए गायब हो जाते थे। कहीं मिशन पर भेज दिया, बस उनकी सैलरी आ रही है और उनके बारे में ऑफिस से ये हो जा रहा है कि हाँ भी बिल्कुल सब ठीक है, बढ़िया है ना, अभी लेकिन काम में है, अभी बिजी, अभी नहीं बात कर सकते, इस तरीके से चीजें। तो मेरा जो बचपन निकला, मैं जब 90s के दशक में मैं पैदा हुआ हूं, 1990 के दशक में, तब से लेकर के जब तक मैं स्कूल में 10th 11th तक मैं पहुंचा, तब तक मेरे को बहुत मुश्किल से याद होगा कि मैंने कितनी बार अपने पापा को देखा, कितनी बार मिला। कई बार आते छुट्टी ले 1-1.5 महीने 2 महीने रुक करके जाते, उसके बाद पता चलता कि अब 3-4 साल तक है ही नहीं। हम भूल से जाते थे कि पापा भी कुछ होता है। हमें याद था कि दादा है, दादी है, चाचा चाची हैं, मम्मी है, भाई बहन है, पापा कहाँ है। वो इनके कार्य की प्रवृत्ति ऐसी होती थी, इतना सीक्रेसी कि इनको वो सारे काम करने होते थे और किसी भी तरीके का काम इनको दे दिया जा सकता है जासूसी का, और उन सबको निर्वाह करना इनके लिए जरूरी है। तो इनकी पोस्टिंग कई जगह रही, जम्मू कश्मीर रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, मिजोरम में काफी टाइम तक रहे,
अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर भी सिक्योरिटी के चैलेंजेस है वहां पर पापा की पोस्टिंग जो है वहां पर रही। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फाइनली लड़ झगड़ करके जैसे तैसे करके हमने उनको बोला कि अब बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा टाइम परिवार के साथ भी रह लो, ऐसी जगह पर ड्यूटी ले लो जहां पर आप परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया जाए। तो दिल्ली में पापा की पोस्टिंग हुई और मेरे आने के कुछ समय के बाद पापा दिल्ली आए। उसके बाद फिर चीजें सामान्य हुई। उसके बाद से अब तक क्या होता है, इनसे हम पूछते कुछ भी चीज पूछते हैं, पापा क्या करते हो, वो कुछ बताते नहीं, कहते नहीं हम कुछ भी नहीं करते भाई। हम थक जाते हैं पूछ करके, हार जाते हैं, पापा आपका काम क्या है, करना क्या होता है, कहीं कुछ नहीं, बस ऑफिस में जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, जा करके ऐसे ही कागज वागज देखते रहते हैं, बस यही काम है और कुछ नहीं काम, इतना ही बोलते हैं। और कुछ 1% मतलब अपने सोचो, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे तक को वो एक भी चीज नहीं बताते कि ऑफिस में वो क्या करते हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, क्या काम करना होता है। सिंपल कपड़ों में जाते हैं, सिंपल कपड़ों में आते हैं आराम से। किसी से कोई घर आने के बाद मैंने उनका ऐसा एकाकी जीवन देखा कि घर जैसे ऑफिस की ड्यूटी के बाद घर आते हैं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते, अड़ोसी पड़ोसी तक से भी कांटेक्ट नहीं रखते, किसी से बातचीत तक नहीं करते, बोलते रहेंगे आराम से, मस्त घर के अंदर बैठेंगे, गाने से लगाएंगे पुराने 60s के 70s के, चौधरी का चांद वाले गाने और किशोर कुमार के गाने सुनेंगे मस्त, फिर अगले दिन ड्यूटी पकड़ चले जाएंगे। तो ये इनको ट्रेनिंग भी इस तरीके से दी जाती है कि वो अपने घर वालों तक के सामने कोई सूचना ना लीक कर दें। इतनी सीक्रेसी बरती जाती है। उसका रीजन है, उसका कारण यह है कि अगर इनसे सूचना लीक हो गई तो देश की पूरी सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो खतरे में पड़ जाती है। और आमतौर पर जितने भी विदेशी दुश्मन हैं वो सूचना को लीक करने के लिए क्या करते हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसी के कार्मिक है उनके परिवारों को टारगेट करते हैं, उनके परिवारों के साथ दोस्ती बातचीत करना, मित्रता करके उनके साथ मिलना, मेलजोल बढ़ाना, इस तरीके से कोशिश करते हैं ताकि उनको वहां के उनके पति या उनके जो फैमिली के अंदर अगर किसी आईबी का कोई व्यक्ति और उसने अपने परिवार को आईबी के किसी काम के या किसी चीज के बारे में बताया है तो उनकी जानकारी उनको लेते रहे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए भी इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने परिवार तक को भी कुछ नहीं बोलते हैं। आप जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेंगे ना, एग्जाम पास करके आपका मेरिट लिस्ट में आप मान लीजिए टॉप रैंकर भी आ गया, आप आईएएस बन रहे हैं, आपको अभी तक जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, आपने बस एग्जाम पास किया है, आप मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर पर हैं, या किसी भी जॉब पर मान लेते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए या किसी भी नौकरी में आपकी जॉब लग गई। आपकी जॉब लगने के बाद आपको पता भी नहीं है कि आपका पीछे से वेरिफिकेशन किया जाता है, और वो वेरिफिकेशन भी आईबी के द्वारा ही अधिकतर समय आईबी वाले ही करते हैं। वो जाएंगे अपने आप ही आपके बारे में सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां निकाल लाएंगे कि भैया कितने पानी में है। आप फॉर्म भरते टाइम अपनी जानकारियां देते हो ना हर चीज की, तो वो वेरिफिकेशन आपके सिलेक्शन के बाद करके आएंगे। आपके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, घर परिवार, आपके दुश्मन, उन सब से मिल लेंगे ये, और सबसे अलग अलग तरीके से सूचनाएं जुटाएंगे। कई बार आपके पीछे चुपचाप खुद से भी आपका आगे पीछे करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ क्या भाई ये व्यक्ति जो है ये ठीक है कि नहीं, और फिर उनकी रिपोर्ट आने के बाद फिर आप फाइनल सेलेक्ट होते हो, तब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वो काम भी आईबी करती है। तो बहुत सारे काम है सूचना एकत्र करने के अलावा भी, ठीक है। तो आईबी के कारण हमारी इतनी सिक्योरिटी जो है वो मजबूत रहती है, जिसका बेनिफिट जो है ये मिलता है कि हम बेहतर तरीके से, हमारा देश जो है आगे बढ़ता हुआ कार्य करता है। देश के अंदर की जितनी भी गुप्तचर चीजें हैं वो आईबी के द्वारा की जाती है। अब आईबी के बाद फिर बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। जब आईबी के ऊपर कार्यभार अधिक हो गया तो 1968 में आईबी का विभाजन करके एक नया अंग बनाया गया जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग कहा जाता है। भारत का रा बोला जाता है, R&AW। और इसका काम दे दिया, इसको कहा कि आपका काम है बाहरी सुरक्षा को देखना। अब बाहरी सुरक्षा को देखना किस तरीके से देखना, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। ये बेसिकली ये वो काम करते हैं जो विदेश में एक तरीके से आप कह सकते हो स्पाइंग करना, विदेश में जाकर के जासूसी करना, ठीक है। तो ये भारत की विदेश आसूचना एजेंसी है रो। आपने एक मूवी देखी होगी राजी देखना मूवी।
उसमें गाना ना, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। आलिया भट्ट की, विकी कौशल की, इनकी मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी, आप देखना। तो उसमें आपको रो की भूमिका देखने को मिलेगी, उनके कार्मिकों की भूमिका देखने को मिलेगी कि किस तरीके से वो इतने खतरनाक खतरनाक मिशनों को अंजाम देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना, केवल किस लिए? देशभक्ति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो विदेशों में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के भारत विरोधी गतिविधियों का पता लगाना, भारत के खिलाफ बनने वाले माहौल को रोककर उन क्षेत्रों में भारत के समर्थन का माहौल, भारत समर्थन का प्रचार प्रसार करना, ये सारे के सारे काम जो है रो के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले किसी भी तरीके के राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक विकास कहीं पर भी पूरे विश्व में हो रहा है तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से निगरानी रखते हैं। आतंकवादियों के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखते हैं, आतंकवादी रोधी कार्यकलाप करते हैं। ठीक है। विदेशों में विदेशी सरकारों को भारत के पक्ष में उनको झुकाव करने के लिए वो कार्य करते हैं। भारत के विदेशी देशों के साथ संबंध किस तरीके से रहे, क्या किसके साथ अभी हमें बेहतर सख्त संबंध बनाने की आवश्यकता है, या किसके साथ हमें थोड़ा उदार तरीके के मित्रतापूर्वक रिश्ते बनाने की आवश्यकता है, इन सब मामलों में भी रॉ का सुझाव लिया जाता है, क्योंकि उसको वास्तविकता पता होती है कि किसी एक देश के अंदर भारत के प्रति किस तरीके का माहौल है। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं किसी एक देश के अंदर भारत के प्रति गलत तरीके का माहौल है, नेगेटिव माहौल है, तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, है ना, सरकार किस तरीके से उस देश के साथ डील करे कि वहां पर ये माहौल भी सुधरे, ये समस्याएं भी हटे। इन सब मामलों में भी रॉ जो है विदेश नीति के निर्धारण में सहयोग करती है। आमतौर पर लोगों को इस चीज का पता नहीं है, सबको लगता है कि यार विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बनाना तो विदेश मंत्रालय का काम है और प्रधानमंत्री का रोल है, बस, और नहीं। लेकिन ये एजेंसियां भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। आप एक मूवी और देखना, रो के नाम से, रोमियो अकबर वॉल्टर के नाम से, जॉन इब्राहिम की मूवी, बहुत बेहतरीन मूवी है। उसमें भी रो का एक अच्छा खासा काम आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो कार्य करते हैं। जैसे आप जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्में देखते हैं, आपने देखी होंगी जेम्स बॉन्ड। हम हॉलीवुड के थोड़े ज्यादा दीवाने होते हैं इंडिया में, तो उनको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनको लगता है कि अरे वाह क्या जासूस था, वो लोग इतना प्रमोट करते हैं अपने अपने एजेंसीज को कि देखो भाई हमारे तो कितनी बेहतरीन जासूस हैं, किस तरीके के। तो वैसा ही काम हमारे आईबी और सीबीआई के लोग भी करते हैं, उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। बस हम क्या है, हम बहुत सीक्रेसी उन चीजों को में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर उनके बारे में कोई भी सूचना, जानकारी जो है अगर खुल करके सामने आ गई तो फिर देश की सुरक्षा भी खतरे में और उस व्यक्ति, उस कार्मिक के परिवार और उसकी जान भी खतरे में है। इसीलिए बाकायदा कई बार तो जैसे बहुत सारे मिशनों में इनको भेजा जाता है, कई सारे कामों के लिए भेजा जाता है, तो ये तक बोल दिया जाता है कि भाई अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद भारत के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, भारत तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये सब जानने के बावजूद इनके कार्मिक काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, तो सोचिए इससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल कहां रहेगी ना। बाकी ये जो बहुत सारे और लोग बोलते हैं, नेता वेता कई सारे, उनसे नहीं, असली देशभक्ति देखनी है तो इनमें देखो, इनके कार्मिकों को देखें। तो ये तो हो गया आरएडब्ल्यू का काम। उसके बाद अब बात करते हैं हम अगले संस्था सीबीआई। सीबीआई जो है वो बेसिकली अगर हम उसकी बात करते हैं तो 1940 के दशक में जो है एक संस्था बनाई गई थी, उसी का ही नाम चेंज करके, नाम परिवर्तन करके 1963 में इसका नाम रखा गया सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1963 में, तो हम नाम से शुरू कर लेते हैं कि 1963 में, जो वैसे 1941 में एक संस्था बनी थी, वहां से फिर 1963 में इसका नाम बदल करके सीबीआई कर दिया गया। इसका मुख्य काम, जब इसकी स्थापना हुई थी तो भ्रष्टाचार को रोकना, करप्शन को रोकना, आतंकवादी घटनाओं को रोकना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक, ये सारी चीजें इसका काम था। इसका ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री के कंट्रोल में काम करती है, पीएमओ के। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो है ना, वो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं, तो डायरेक्ट सरकार के अंडर में होती है। इसीलिए इसके ऊपर आरोप भी लगता है समय समय पर कि भाई सरकार जो है वो सीबीआई का प्रयोग करके
अन्य पार्टियों को दबाने की कोशिश करती है। उसका रीजन यह है कि सीबीआई का कंट्रोल डायरेक्ट सेंटर के पास है, सीधे प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कुछ भी उससे करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उसको किसी की कोई परमिशन लेने की और बाकी चीजों को करने की जरूरत है नहीं। तो ये इस तरीके की एक एजेंसी बनाई गई। दो एजेंसी हो गई थी हमारे पास, एक बाहरी सुरक्षा के लिए, एक आंतरिक सुरक्षा के लिए। अब देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हैं, वित्तीय नियमितताएं हैं, देश के अंदर आतंकवाद है, तस्करी है, इन सब चीजों के लिए भी जानकारी, इनकी जांच पड़ताल करना, उनके ऊपर केस दायर करना, अभियोग, ये सारी चीजों के लिए जो है सीबीआई का गठन किया गया था। अब सीबीआई जो है ना, उसने अपना काम काफी टाइम तक बहुत सही किया, ठीक है, चलती रही, लेकिन समय के साथ साथ 1990 के दशक में, वर्ष 2000 में यह समझ में आया कि सीबीआई के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, अत्यधिक कार्यभार हो गया, और उस अत्यधिक कार्यभार के कारण सीबीआई भी जो है हर मामले को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही। 1990 के दशक में और वर्ष 2000 के दशक में भारत में कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई, जैसे 1993 में बम ब्लास्ट हुए, वर्ष 2000 में संसद पर हमला हुआ, 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक होकर के चला गया, फिर वर्ष 2010 के दशक में संसद हमले के बाद आप देखोगे कि मुंबई पर फिर से अटैक हुआ। तो ये सारे ऐसे ऐसे हमले हुए, तो समय ये समझ में आया, ये रिपोर्ट आई कि सीबीआई को है ना एक विशेष कार्य तक सीमित रखना होगा। आतंकवादी कार्यों के समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग संस्था बनाने की आवश्यकता है, सीबीआई के वर्कलोड को कम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वर्ष 2008 के अंतिम दिन एनआईए का गठन किया गया, और अब सीबीआई का जो है मेन काम जो है वो लगभग भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, इनकी जांच पड़ताल करना, या कोई विशेष कार्य, कोई विशेष केस अगर इनको जांच पड़ताल के लिए दे दिया गया तो उनकी जांच पड़ताल करना ही है। सार्वजनिक मामले के महत्व के जो मामले हैं उनको करना, अनुसंधान करना, उनका रिसर्च करना, साइबर क्राइम से लड़ना, इन सब चीजों से लड़ने में इनका मेन जो है भूमिका रहती है, ठीक है। अब सीबीआई की अगर हम बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो ये चीज समझ, आपने इसको लेकर के कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, कई सारी फिल्में भी देखी होंगी, और ज्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल में सीबीआई के बारे में मैंने पॉलिटी के अपने लेक्चर में करवा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में हमें इसके स्ट्रक्चर और उन चीजों पर नहीं जाना होता है, हमें बस इसकी भूमिका देखनी होती है कि ये क्या करते हैं, किस तरीके की भूमिका निभाई, बस इतने ही तक चीजों को लिमिट रखना होता है आंतरिक सुरक्षा में। तो उसी लिमिटेशन के साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कि कैसे नियुक्ति होती है, कौन सी समिति होती है, समिति में कौन लोग होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब मैंने पॉलिटी वाली क्लास में करवा दिया है, तो वहां पर जाकर के देख लेना है। तो बेसिकली ये समझ लेना है कि आर्थिक अपराधों से संबंधित जांच पड़ताल या कोई विशेष मामले जो इनको दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनकी जांच करना सीबीआई का काम है। लोकपाल की भी जांच पुलिस है, ठीक है, सीबीआई, और कार्मिक मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय जो है ये है, भ्रष्टाचार की जांच के लिए ये कार्य करती है, ठीक है। इसको आज तक ना तो संवैधानिक दर्जा और स्टैट्यूटरी दर्जा दोनों ही नहीं दिया गया है। आईबी, सीबीआई, रॉ, एनआईए ये हमारी खुफिया एजेंसी हैं, तो इनके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप इनसे जानकारी नहीं मांग सकते हैं। इंटरपोल की एक जांच संबंधी गतिविधियों में समन्वय का काम भी सीबीआई ही करती है। तो भारत की इंटरपोल पुलिस जो है वो सीबीआई होती है, जो इंटरनेशनल लेवल की जो पुलिस होती है ना, वो चीज होती है। अब इसमें एक नियुक्ति की जब हम बात करते हैं ना, तो अधिकतर नियुक्तियां जो हैं डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट, दोनों तरीके, जिस तरीके से आईबी में होती है, तो यहां पर भी प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को बुलाया जाता है, डेपुटेशन पर बुलाया जाता है। जो भी अलग अलग बलों में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो उन लोगों को सेलेक्ट करके चुन चुन करके बुलाया जाता है कि आओ भाई आप सीबीआई में काम करो, हमारे साथ मिलकर के काम करो। सीबीआई के साथ समस्या क्या थी कि सीबीआई के साथ समस्या यह है कि अगर केंद्र से संबंधित कोई भी मामला है तो उसमें तो वो जांच पड़ताल डायरेक्टली कर सकती है, लेकिन अगर किसी राज्य में कोई घटना हुई और राज्य से संबंधित कोई मामला है तो उसमें सीबीआई सुओ मोटो आधार पर कोई फैसला नहीं कर सकती। सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से, स्वयं की पहल से कोई कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए जब भी बम ब्लास्ट की घटना होती, आतंकवादियों के ने कोई घटना की, कोई हत्या फिरौती के मामला की राज्य के स्तर पर हुआ, तो सीबीआई के पहुंचने तक
और वहां पर ये तब तक कार्य नहीं कर पाती जब तक राज्य से उसको परमिशन नहीं आ जाते थे लिखित में। तो पहले स्टेट से परमिशन मांगनी पड़ती, स्टेट हो सकता है परमिशन दे या ना दे, केंद्र के खिलाफ वाली पार्टी का अगर किसी राज्य में सरकार है तो हो सकता है वो सीबीआई को परमिशन ना दे, अपनी खुफिया एजेंसी से काम करवाना पसंद करे। तो बहुत ज्यादा समस्याएं अड़चनें आने लगी थी। तो ये महसूस किया गया कि यार कि सीबीआई को जो है ना केवल आर्थिक मामलों तक रखा जाए और आतंकवादी गतिविधियों के लिए नई एक संस्था को गठित किया जाए जो कि अपने स्वयं के आधार पर कार्य कर ले। और ऐसे में गठन होता है एनआईए का और 31 दिसंबर 2008 को इसका एक्ट बनता है और 1 जनवरी 2009 में इसका गठन हो जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कर दिया जाता है एनआईए का। अब एनआईए का मामला क्या है, एनआईए में क्या होता है बेसिकली कि जितने भी शुरुआत में जब एनआईए का गठन किया गया तो जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं, बम ब्लास्ट से संबंधित घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं की जांच करने का अधिकार एनआईए को दे दिया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ठीक है, अब एनआईए में सबसे अच्छी चीज जो की गई वो चीज ये की गई कि भाई इसमें सुओ मोटो आधार पर जांच पड़ताल करने की शक्ति है। सुओ मोटो आधार पर जांच पड़ताल करने का मतलब अपनी मर्जी से खुद की पहल पर बिना राज्य की परमिशन लिए अगर कोई आतंकवादी घटना हुई है किसी भी राज्य में या आतंकवादियों से संबंधित कोई भी सूचना है, कोई भी जांच पड़ताल है, कोई भी काम है, तो ऐसे मामले में एनआईए डायरेक्ट पहुंच करके जांच पड़ताल करना शुरू कर सकती है। उसके लिए इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एनआईए का फायदा। इसके बाद भारत में आतंकवादी घटनाएं आप देखोगे तो जैसी आतंकवादी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी ना, मुंबई पर हमला, संसद हमला, विमान अपहरण, 1990 में मुंबई पर हमला, उस तरीके के हमले आप देखोगे एक तरीके से नगण्य से हो गए। आतंकवादी घटनाएं हुई लेकिन वैसी घटनाएं नहीं हुई जिस तरीके की वहां पर देखने को मिलती थी। वर्ष 2010 के बाद से आप देखोगे एनआईए ने इन सब मामलों पर बेहतर तरीके से कार्य किया। अब वो बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे थे, देश के आंतरिक मामलों में उसको कोई समस्या नहीं थी, बढ़िया काम करे। लेकिन इसी दौरान में वर्ष 2015 से 2018-19 के बीच में, आप याद रखना 2015 से या 2017 और 19 के बीच में भारत में कई बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं फिर से हुई 2015 के बाद से लेकर के। फिर चाहे वो हमारे पुलवामा पर हमला हुआ हो या हाउस द जोश जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 उसमें आपने देखा पठानकोट और बाकी जगहों पर वो हमला हुआ हो, तो उसमें यह समझ में आया कि यार एनआईए जो है ना भारत के अंदर की आतंकवादी गतिविधियां अगर उनके तार भारत के अंदर किसी आतंकवादी समूह से जुड़े तो उसको तो बड़ा बेहतर तरीके से संभाल ले रही है। लेकिन उनका क्या, जो आतंकवादी समूह बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे देशों से कंट्रोल कर रहे हैं और उनके द्वारा यहां पर हमला करवाया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल कैसे करें, वहां पर वो विफल हो जा रही थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनआईए के एक्ट में संशोधन किया गया। ठीक है, और एनआईए एक्ट में संशोधन करके इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो गृह मंत्रालय करता है, होम मिनिस्ट्री के पास होता है, गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करती है। ठीक है, इसके एक्ट एनआईए एक्ट जो है उसमें बदलाव किया गया और बदलाव करके उसमें अब यह भी प्रावधान कर दिया गया कि देश के बाहर भी अगर आतंकवादियों के संबंध में कोई जांच पड़ताल करनी है एनआईए को, तो वो जांच पड़ताल भी एनआईए स्वयं की पहल पर कर सकती है। इसके लिए जितने भी हमारे मित्र देश थे, अच्छे देश थे, उनके साथ हमने पहले ही बातचीत की, समझौता की, उनसे परमिशन एडवांस में ले ली कि भैया अगर कोई आतंकवादी मामला हुआ उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एनआईए की टीम आएगी तो तुम्हें उसमें सपोर्ट करना है। तो बहुत सारे देशों ने एडवांस में परमिशन दे दी है कि भाई एनआईए अगर आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कोई मामला हो तो एनआईए हमारे देश में आकर के जांच कर सकती है, हम उसमें सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ यह महसूस किया जाने लगा कि आतंकवाद एक अलग कैटेगरी नहीं है, यह आतंकवाद जुड़ा हुआ है बहुत सारे अन्य अपराधों के साथ, खास करके संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको आप बोलते हो। और उन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, ये सारे मामले ऐसे हैं जहां से फंडिंग आती है आतंकवादियों के पास। तो केवल आतंकवादी घटनाओं के हो जाने के बाद जांच पड़ताल करके उनको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है।
मजा तो तब है जब उन आतंकवादी घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जाए, और दूसरा उन आतंकवादियों का ही खात्मा कर दिया जाए, उनका फंडिंग का सोर्स ही खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए जब एनआईए संशोधन विधेयक अधिनियम बनाया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसको लेकर के क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी के अंदर, पिछले से पिछले साल एनआईए को लेकर के क्वेश्चन आया था। तो उसमें एनआईए की जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। अब एनआईए जो है वो ना केवल आतंकवादी घटनाओं बल्कि ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, तस्करी, है ना, हथियारों की तस्करी, जाली नोट, इन सब मामलों पर भी सुओ मोटो आधार पर स्वयं की पहल पर जांच पड़ताल कर सकती है, काम कर सकती है। इसके लिए किसी और एजेंसी या किसी और से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनआईए का दायरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, बहुत वास्ट कर दिया, बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा दिया। तो अब देश की आंतरिक सुरक्षा की एजेंसीज के बारे में बात करें तो आईबी और एनआईए ये दो अलग अलग तरीके से कार्य करती है। सीबीआई का काम मुख्य रूप से अब भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराधों पर कंट्रोल करने तक लिमिटेड सा जो है हो गया है। ठीक है, तो ये एनआईए का वो काम था। स्वयं इसकी मुख्य विशेषता यह है कि स्वयं के आधार पर ये काम कर सकती है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आंतरिक सुरक्षा में भी बनते हैं और जीएस के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में भी बनते हैं। ठीक है, हाउस द जोश, कैसे हैं भाई जोश, क्या हालचाल है आपका? आप लोग जिंदा हैं कि नहीं? और जिंदा हैं तो यार हाई जोश के साथ साथ लाइक शेयर करते आया करो यार। आप लोग लाइक शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते। लाइक शेयर तो बनता है यार, बिंदास लाइक शेयर करते रहा करो आप लोग। ठीक है, चलिए अब ऐसे में भारत में ये प्रमुख एजेंसियां और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो मेन थी वो मैंने यहां पर समझा दिए। इतना ही मेन जानने की जरूरत है। ज्यादा डिटेल में जानना तो आप प्लस के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हर चीज को, हर पहलू को और ज्यादा डिटेल में कराया जाता है, कुछ भी छूटता नहीं है। लेकिन यहां पर काम की जितनी भी चीजें थी वो भी यहां पर भी मैंने करवा दी है। अब बात करते हैं कि जब भारत की खुफिया एजेंसियां इतनी सारी होगी, मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंस, हर राज्य की अपनी इंटेलिजेंस, पुलिस की भी अपनी इंटेलिजेंस राज्यों की, आईबी हो गई, सीबीआई हो गया, रॉ हो गई, और भी, तो इतनी सारी खुफिया एजेंसियां की सूचनाओं की बाढ़ सी आ जाती थी। अब किसकी सूचना पर यकीन करें, किसकी सूचना पर यकीन नहीं करें, इन चीजों के ऊपर जानकारी रखना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में अधिकतर सूचनाएं, कई बार लोग करते हैं ना फॉल्स, गलत तरीके से कुछ भी सूचना दे देंगे, बोल देंगे और देखो यहां पर बम है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में जाकर के वो कुछ भी गलत सूचना देंगे कि इस स्कूल की बिल्डिंग में बम लगा हुआ है, सब लोग भगदड़ मच जाएगी, भाग जाएंगे, सब लोग आकर के चेक करेंगे, पता चलेगा कि वो तो ऐसे किसी ने बेवकूफ बनाने के लिए कॉल की थी, मजे के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे मामले आते थे कि जो झूठी सूचनाएं फैलाएगा। अब इसमें पहचाने कैसे कि कौन सी सूचना सही है काम की और कौन सी सूचना सही नहीं है? तो ऐसे में सारी सूचनाओं को एक जगह पर केंद्रित करना जरूरी था, और एक जगह पर केंद्रित करके फिर उससे छांटना जरूरी था कि भाई कौन सी सूचना काम की है। इसलिए मल्टी एजेंसी सेंटर जो है वर्ष 2002 में स्थापित किया गया, ताकि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनके मध्य में तालमेल किया जा सके। ठीक है, और आतंकवाद से निपटने, भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा सके। अब क्या होता है, मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें क्या होता है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सबके प्रतिनिधि 24/7 मैक के अंदर रहते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर के अंदर रहते हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कई सारी जगह पर इसके अन्य केंद्र हैं, कई सारे क्षेत्रों में 24/7 वहां पर रहते ही रहते हैं। सारी सूचनाएं जो हर सूचना एजेंसी, खुफिया एजेंसी के पास आती हैं, वो सारी की सारी सूचनाएं जो हैं वो पहुंचती है कहां पर? मैक के पास, यहां पर पहुंचती है। अब मान लेते हैं कि आईबी ने एक अलर्ट जारी किया, आईबी को एक सूचना मिली कि भारत के अंदर एक जगह पर बम विस्फोट की प्लानिंग चल रही है, या भारत के अंदर किसी एक प्रमुख मंत्री या नेता की हत्या की साजिश रची जा रही है और उसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आईबी ने मान लीजिए ये रिपोर्ट दी, अब ये रिपोर्ट यहां पर आई। अब हो सकता है ना कि उस रिपोर्ट की एक ही एजेंसी ने दी है, हो सकता है कि गलत फहमी हुई हो, या लोगों ने उसको टाइम वेस्ट करने के लिए या उनको उलझाए रखने के लिए इस तरीके की खबर फैलाई हो।
फिर उस खबर की पुष्टि के लिए बाकी सारी एजेंसियों से भी कंट्रोल किया जाता है, उससे संबंधित चीजों की जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जाती है कि क्या इससे संबंधित कोई अन्य सूचना या खबर या कोई लिंक किसी अन्य एजेंसी की सूचना में तो नहीं जुड़ रहा। फिर वो देखते कि अरे इस इधर से भी ऐसी बात आ रही है, इस वाली एजेंसी से भी ऐसी बात आ रही है, दोनों तीनों से ये बात आ रही है, तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉट लीड है। हॉट लीड मतलब ये वास्तविकता में ही होने की संभावना है, तो उसके ऊपर वो एक्टिव होकर के कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटेलिजेंस काम करते हैं। जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होता है ना, ये सब लोग इस तरीके से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ओएस इंट है ना, ह्यूमिंट, और जैसे कि एक तो मानव के द्वारा दी गई सूचनाएं, फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई सूचनाएं, है ना, इन सब चीजों के माध्यम से उनको फिर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर यहां से वो सूचना आती है, फिर कार्य करने के लिए एजेंसी उस तक पहुंचती है कि देखो भैया ये संभावना है, वहां पर आपको जाकर के इस तरीके से कार्य करना है। तो ये ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य जो है यहां पर कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है प्रमुख आप रूप से आप देखोगे इन सुरक्षा एजेंसियों के आपको देखने को मिल जाते हैं।